दीपिका, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप महाबहस। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, वो केवल सियासत के लिए दुश्मन बनाया गया है, यानी सियासी दुश्मन है। बस बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एसपी पर प्रहार करते हुए कहा कि अखिलेश का बस चलता तो वो याकूब मेमन और कसाब को भी चुनाव में टिकट देकर उससे प्रचार करवाते। यानी अखिलेश के बयान पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। तो पहले फेज के चुनाव से पहले ये हंगामा क्यों है, इसी पर आज महाबहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। यूपी का घमासान, पाकिस्तान का गुणगान। देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वह तो चीन है। पाकिस्तान को तो भारतीय जनता पार्टी ने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया हुआ है। पश्चिम में मतदान से पहले हिंदू मुसलमान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। यूपी चुनाव में पाकिस्तान का क्या काम? तो इसी पर आज महाबहस में उठाएंगे सवाल। सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर महाबहस में आज सबसे हम क्या पूछने जा रहे हैं। यूपी चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान क्या मुद्दा है? बीजेपी को अखिलेश ने चुनावी मुद्दा दे दिया है क्या? यूपी के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र आखिर क्यों हुआ? क्या यूपी जीतने के लिए ध्रुवीकरण जरूरी है? यूपी चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान मुद्दा है, भाजपा को बैठे बिठाए क्या अखिलेश यादव ने एक चुनावी मुद्दा दे दिया है? आज इसी पर पूछेंगे सवाल और पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिए, सबसे पहले आलोक अवस्थी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आकाश सक्सेना बीजेपी कैंडिडेट रामपुर से हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही, वैसे तो आप लोग कहते हैं कि यूपी के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रही है सरकार, यही आरोप मीडिया पर भी लगाती है, तो आखिर पाकिस्तान का जिक्र आपको करने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसके बगैर काम नहीं चल रहा क्या पहले फेज की पोलिंग से पहले? अरे दीदी, वही तो हम कह रहे हैं कि यूपी में काबा, अरे दादा यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा। ये अवस्थी जी सुना और सुना, काबा तो पाकिस्तान का जिक्र क्यों बा? अनुराग जी, सवाल तो ये भी है, जब इतना कुछ बा तो फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों बा? भाजपा के विदाई बा। यही सुन तो लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी का हाल है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। अरे किसी के सवाल के जवाब में आप ये बताइए, 13 नवंबर को हमारे देश के जो सबसे बड़े पद पे आर्मी के थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, जनरल रावत जी ने क्या बोला था? एक जब समिट हो रही थी कि चाइना हमारा आज की डेट में दुश्मन नंबर 1 है, ये मैं नहीं कह रहा था, जनरल रावत जी ने बोला था। चाइना दुश्मन नंबर 1 है हमारा दुश्मन। उन्होंने बड़ी चुनौती कहा था अनुराग भदौरिया, उन्होंने बड़ी चुनौती कहा था, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को हम केवल सियासी दुश्मन कहें। जो देश रह रहकर आतंकवादी भेजता हो, जो देश रह रहकर आतंकी पालता हो, हजारों लाखों नागरिक जिसकी वजह से मारे गए, उसको बस आप एक सियासी दुश्मन कहेंगे? अरे भाई, अरे देवी जी, अब देवी जी प्रवक्ता मैं हूं, आप एंकर हैं, शायद आपने मुझसे सवाल पूछा था, जवाब आप ही दे रही हैं।
नहीं, अरे सवाल तो इसीलिए आपसे मुझे पूछा बोलने जा तो रहा है। दीजिए, अरे मुझे बोलने दीजिए। देवी जी, मैं नमन कर रहा हूँ, नहीं, मुझे आप बोलने मिसकोट दीजिए। कर रहे थे मैं सीधे बोला ही से नहीं, आपको, उसके मैंने बीच उसको में आप correct बोल किया पड़े है। तो जी, मैं तो बोलिए। कंफ्यूज हो गया कि मैं एंकर हूं कि आप प्रवक्ता हैं, उन्होंने पता नंबर नहीं। 1 अब दुश्मन बोलिए, नहीं मैं चुनौती बोलूं, कहा आप था, बताइए। बोलिए। अरे तो मुझे बोलने तो दीजिए। मैं तो अभी एक शुरुआत की थी, आपने बीच में ही पकड़ ली बॉल वो fact और अपने जो था, हिसाब से वो आपने fact घुमानी थोड़ा शुरू कर दी। लो misquote कर रहे बैटिंग, थे, मैंने लो उसको correct बैटिंग, किया है। लो कहिए, बैटिंग, कहिए आप अपनी बैटिंग करने लग गए। अरे भाई, मुझे तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे कि सही सारी fact बैटिंग पर आप कर बोलिए। लेंगे बीच में? बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं, उन्होंने, जनरल रावत जी ने बोला चाइना दुश्मन नंबर 1 है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमेशा से है। इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे 3 उनसे वार हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को ले आती है। भाई यहाँ ये तो आप बताइए, लाए ना जिन्ना महाराज, की नजर पे कौन सवाल गया ये था? है कि आपको क्यों मुद्दों की कमी पड़ गई, क्यों आप पाकिस्तान को ले आए? पहले जिन्ना का जिक्र कर रहे थे, अब पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ला रही है। क्या करें भाई? अरे फिर आप बीच में टोक पड़े। अरे जिन्ना के मजार पे कौन गया? जिन्ना के ऊपर किताब किस बीजेपी के नेता ने लिखी? पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया? हम तो गए नहीं। रिकॉर्ड है आज तक समाजवादी का, कोई पाकिस्तान में बिरयानी खाने गया हो तो बता दीजिए। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ सियासी दुश्मन है भारत का? क्या पाकिस्तान को सिर्फ राजनीतिक दुश्मन कहेंगे भारत का? क्या पाकिस्तान को सिर्फ चुनावी मुद्दा कह के छोड़ देंगे? उन जवानों का अपमान करेंगे जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं? क्या सियासी दुश्मन कह के उसको समेट देंगे पाकिस्तान को? क्या इससे आपका सॉफ्ट स्टैंड नहीं जा रहा है? अभी जब वेस्ट बंगाल, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, हम चिल्ला रहे थे पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है, तो वहां पाकिस्तान जिंदा किए घूमते रहे सारा टाइम। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है तो इनके बीजेपी के प्रवक्ता सदरी पहन के बैठ गए, ऐसे माहौल बना रहे थे जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में रोजगार सबको दे दिया। डीजल पेट्रोल 10 रुपए लीटर बिक रही हो। अरे डीजल पेट्रोल 100 के पार है। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे। कोविड काल में हमारे आपके रिश्तेदारों को वहां जानवर नोच रहे थे, यह हालत थी। और रोंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। माफिया क्रिकेट खेल रहा है। मनीष गुप्ता को पीट के मार डाला गया, विवेक गुप्ता को गोली से उड़ा दिया गया, उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हथरस की बेटी, सारे मुद्दे उठाइए, जनता के बीच में चीख कर जिक्र करिए इन मुद्दों का, लेकिन पाकिस्तान को क्यों बीच में लाए, इस पर भी तो जवाब दीजिए ना अनुराग भदौरिया। बहरहाल आपके पास लौटेंगे। आलोक अवस्थी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आलोक अवस्थी जी, आरोप विपक्ष की तरफ से यह भी लगाया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह अब फर्स्ट फेज की पोलिंग होनी है, उसमें ध्रुवीकरण बहुत जरूरी है, उसके बगैर नैया पार नहीं हो रही, और इसीलिए आप जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए आस्था जी, पाकिस्तान की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी करते हैं, जिन्ना को लाते हैं तो अखिलेश यादव जी लाते हैं, क्योंकि बिना तुष्टीकरण की राजनीति के उनकी राजनीति नहीं हो सकती है। अभी अनुराग भदौरिया से मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। खालिद मुजाहिद कौन थे? तारिक काजवी कौन थे? मोहम्मद अख्तर कौन थे? सैदुल-जमा कौन थे? ये 4 लोगों के नाम मैंने लिए हैं और इनके साथ 12 लोग अन्य थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बम विस्फोट किए थे, आतंकवादी घटनाएं की थी, संकट मोचन मंदिर के अंदर बम विस्फोट किया था, अदालतों में बम विस्फोट किए थे। इन 14 लोगों को इन्होंने छोड़ने का कर दिया था। हाईकोर्ट ने रोका और हाईकोर्ट ने कहा कि इनको आप पदम विभूषण भी दे दीजिए, समाजवादी पार्टी से कहा। इन 4 लोगों जो नाम लिए हैं, इनको फांसी कराने का काम योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार ने किया और 12 अन्य को हमने जो है आजीवन कारावास कराया। तो हमारा शासन ये है। और ये पूछ रहे हैं यूपी में का बा, तो हम बताते हैं यूपी में ई बा, सब गुंडन के बुखार बा, दंगाई की संपत्ति पर बुलडोजर बा, और किसान को 6000 बा, राशन 2-2 बार बा, और महिलाओं को अधिकार बा। तो गुंडों और दंगाइयों को सुधारने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और जो समाजवादी पार्टी की पहली सूची आई है, इनसे पूछिए, ये अतीक अहमद मुख्तार अंसारी इनके रोल मॉडल है। ये नाहिद हसन कौन है? नाहिद हसन वही व्यक्ति है जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना के अंदर जो है, कैराना के अंदर दंगा किया था, दंगा करवा करके वहां पलायन कराया था। वहां पर हमने एनकाउंटर पहला किया। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एनकाउंटर शामली का हुआ था। आलोक अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया जी, आलोक अवस्थी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल प्रदीप जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों को फिलहाल रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटेंगे।
प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से पाकिस्तान को सियासी दुश्मन कहा जा रहा है, कि वो महज एक सियासी दुश्मन है या वो एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावी समय में भाजपा इस्तेमाल करती है, आपका इस पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? दुश्मन है पाकिस्तान भारत का? तो लगता है प्रदीप जी तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे फजील अहमद जी का, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील जी, ये बताइए कि यूपी चुनाव में जोर शोर से विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहे, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, तमाम ऐसी बातें जो विपक्ष लेकर मैदान में उतर रहा है। लेकिन जब जिम्मेदार मंचों की बात आती है तो फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों होता है? क्या काम नहीं चल रहा ध्रुवीकरण के बगैर? देखिए, किसी को कहते हैं बाल की खाल निकालना। मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी। किसी को कहते हैं बाल की खाल निकालना। एक तरफ जहां सरकार 5 साल के कामों को अपने गिना नहीं पा रही है, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे अखिलेश यादव कुछ भी कह रहे हो, पर भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए कि वो इन सब बातों को ध्यान हटा करके अपने विकास कार्य में जो उन्होंने किया है 5 साल, उस पर बात करें। लेकिन ये तो खुद ही अपने विकास कार्यों से भागते रहते हैं। और नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं ना, 50 से ज्यादा योजनाओं में जो है हम नंबर 1 हैं, हमने उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबों को मकान दिए हैं, हर घर नल की योजना चल रही है, उज्ज्वला, वो तो गिना रहे हैं विकास के काम। लेकिन मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान का जिक्र विपक्ष को करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब आपके पास अगर इतने मुद्दे हैं? उनको बड़ा कीजिए, उनको खड़ा कीजिए। जिम्मेदार मंचों पर आकर आप क्यों पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने लगते हैं? नहीं, सत्ता पक्ष को भी इतनी ज्यादा गंभीरता से इन सब चीजों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव नहीं है, प्रांत का चुनाव है, एक क्षेत्र राज्य का चुनाव है। राज्य के चुनाव में अगर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप अपने लाइन पर बीमा दिया, आप विकास की बात करिए, आप विकास तो किए। 1 मिनट आलोक अवस्थी जी, बात पूरी होने दीजिए। बात पूरी होने दीजिए आलोक अवस्थी जी, फजील जी की बात पूरी होने दीजिए। बढ़ा है तो इन सब चीजों पे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुद ही अपने बातों में घिरती हुई नजर आती है। उनको विकास की बात कहाँ हो रही है? कौन कर रहा है विकास की बात? अगर अखिलेश यादव कह रहे तो कहने दीजिए उनको, आप तो अपने उस पर अटिक रही है, लेकिन आप कहाँ अटिक है? आप विकास की बात ही नहीं कर रहे, आप तो हमेशा ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, पाकिस्तान को सियासी दुश्मन बताता रहे, और तमाम शहादतें जो हमारे देश में हुई हैं, कितने नागरिकों की जान गई है, समय समय पर आतंकी अटैक जिस देश ने हमारे ऊपर कराए हैं, उसको हम इसी तरह सियासी मुद्दा बना के इधर से उधर कर दें, उसको संजीदगी से ना लें। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, जवाब दीजिए इस बात का कि आप अपने विकास के मुद्दे पर अडिग क्यों नहीं है? अगर विपक्ष ऐसी बात कर भी रहा है, पाकिस्तान पर इतना सॉफ्ट स्टैंड रख भी रहा है, तो फिर आपको उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है, गरीब का घर कैसे चले उसकी चिंता गरीब का बेटा और पिछड़ जाति से आने वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज गरीब को घर दिया है, आज गरीब के अंदर चूल्हे के लिए जलाने के लिए उसको सिलेंडर दिया है, आज गरीब के घर पे सड़क पहुंचाई है, आज गरीब के घर में बिजली पहुंचाई है, गरीब के घर में 2 बार महीने में अनाज जा रहा है। तो गरीबों का मसीहा जो है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। 44 लाख लोगों को घर का मालिक बनाया है। घरौनी जो है उनके पत्नियों के नाम पे कराई है, किसी पुरुष के नाम पे नहीं कराई है। 15 करोड़ लोगों को हम जो है 2 बार महीने में अनाज दे रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। 5 हमने जो है एक्सप्रेसवे बनाए हैं। 59 जो है मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। खाली 12 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार में थे। गन्ने का 1,54,00,000 भुगतान किया गया, 1,54 करोड़ रुपए का। उसे 10 साल में ये लोग नहीं कर पाए थे जितना हमने 1,54,000 करोड़ का भुगतान किया है। तो हम जो है जनता की बात करते हैं। ठीक है, पहले 4 घंटे बिजली गांवों में, आज 18 घंटे बिजली आ रही है। पहले खाली 5 जिलों में बिजली आती थी 24 घंटे, आज हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। ये हमने परिवर्तन किया है। अपराधियों को, दंगाइयों को मार के भगाया है। ठीक है आलोक जी, आपने तमाम उन सरकारी फैसलों और योजनाओं का जिक्र एक बार फिर से किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 5 सालों में जनता के लिए क्या काम किया गया। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। प्रदीप जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट। ठीक है प्रदीप जी, सबसे पहले तो सवाल आपसे यही कि पाकिस्तान का जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिर क्यों, और वो भी राजनीतिक दुश्मन कह के? क्या सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है पाकिस्तान हमारा? कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, कहना है इस पर? देखिए, साफ और स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश का मुद्दा है भय, भूख और भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है 70 लाख नौकरियां। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है
नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश का मुद्दा कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि जेलों में अपराधी गैंगस्टर जो है बर्थडे मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है उन्नाव और जिस तरीके से महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है, और उन अत्याचारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें संरक्षण देती नजर आ रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर बार बार इसलिए आ रहा है कि आज इन मुद्दों पर चर्चा न होने पाए। चर्चा क्यों हो रही? चर्चा जिन्ना की इसलिए हो रही है कि जिन्ना की बात आते ही ये सारे मुद्दे बहुत पीछे हो जाएंगे। और जिन्ना की चर्चा घर कौन लोग रहे हैं? जिन्ना की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाते हैं। जिन्ना की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो बिना बताए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं। जिन्ना की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो लगातार जिन्होंने आजादी से पहले जिन्ना की पार्टी के साथ सरकारें चलाई हैं और पहली बार देश के बंटवारे का मसौदा अपने ही सदन में पास कराया, ये लोग जिन्ना की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये जो दलील आप दे रहे हैं ना, इसे मैं आलोक अवस्थी जी के पास ले जाती हूँ। आलोक अवस्थी जी, आप कर रहे हैं क्या जिन्ना की चर्चा? इतने संगीन आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ आस्था जी, ये वो पार्टी कह रही है जिसने जिन्ना को पूरा देश दे दिया। ये वो पार्टी गला फाड़ के कह रही है जिसने कश्मीर को भारत के अंग से अलग करने का पूरा प्रयास किया। और आज जिन्ना की बात हमने तो नहीं कही है, जिन्ना को हम तो नहीं लाए हैं। जिन्ना को लाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव तुष्टिकरण में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि जो दंगाइयों का तुष्टिकरण करते करते अब पाकिस्तान का तुष्टिकरण करने लग गए हैं। पाकिस्तान उनको प्यारा हो गया है, जिन्ना उनको प्यारा हो गया है। उनको जो है अब वो मंदिर जाने की बात नहीं करते हैं। अब वो जो है ये नहीं कहते हैं कि जो है परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे, अब वो जिन्ना की बात करते हैं। उनका एजेंडा फिक्स हो गया है। वो तुष्टिकरण की राजनीति में फिर से आ गए हैं, उन दंगाइयों का साथ देने के लिए आ गए जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर आग लगा कर रखा था। उत्तर प्रदेश जनता दोबारा दंगाई नहीं चाहती उत्तर प्रदेश जनता दोबारा अपराधी नहीं चाहती इस देश के अंदर। इनको आलोक अवस्थी जी, हमारे साथ इस वक्त आकाश सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं रामपुर से, और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आकाश जी, चर्चा यहां पर हो रही है पाकिस्तान और जिन्ना की कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बार बार उनका जिक्र कर रही है, उनको बीच में लेकर आ रही है, अखिलेश यादव उनको लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ध्रुवीकरण के बगैर काम नहीं चल रहा? क्योंकि आप एक ऐसी बेल्ट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर एक खास वोट बैंक, या मैं कहूं कि मुस्लिम वोट बैंक की बहुलता है, तो आपको लगता है कि वाकई इस तरह के मुद्दे उछालने से जनता को कोई फर्क पड़ता है, या जनता विकास की बात सुनना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजम खान मेरे विरुद्ध हैं, अब्दुल्ला आजम नहीं है जी। और सबसे पहले समाजवादी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को क्या पूरे हिंदुस्तान में ये दो अनमोल रतन मिले हैं जिनपे आजम खान, जिन पे 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से कुछ मुकदमे पर भी हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, और उनका बेटा जिसपे आज 43 मुकदमे हैं। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसे कैंडिडेट हैं। इन्होंने सबको आज मात कर दिया, और आज जनता को जो दो ये कैंडिडेट दिए हैं, ये मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये बात आनी चाहिए। रामपुर की जो जनता है उसके साथ शायद इतना बड़ा खिलवाड़ मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने कभी किया है। एक मिनट, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर में? नहीं लगे हाथ बता दीजिए। जब योगी जी लड़ रहे थे कितने मुकदमे थे उनके ऊपर में? जब डिप्टी सीएम लड़ रहे थे कितने मुकदमे थे उनके ऊपर में? जरा बता देंगे? हम अगर नहीं बता पाएंगे ना। हम आजम खान की हम बात करेंगे, आजम खान की बात करेंगे। एक अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी, हाई कोर्ट साबित कर चुका है भदौरिया जी जो है वो हाई कोर्ट के जो फैसले, गाय चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, इनको मुकदमे कह रहे हो, बड़ा चोड़ों के बता रहे हो कि उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं। अरे सरकार आपकी कहते हैं ना कि वो अच्छा, और पूरा हमला, और जो हाई कोर्ट ने जो अब्दुल्ला, हाई कोर्ट ने जो आजम खान के बेटे की जो विधायकी को छीना है, हाई कोर्ट ने जो आजम खान की विधायकी को छीना है, मुकदमे होते हैं क्या? शर्म में नहीं आती बोलते हुए कि हमने अच्छा, इतने मुकदमे तो वो होते हैं कि जब भैंस चोरी हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए पूरे पुलिस महकमे को लगा दिया जाए।
मुकदमे तो वो होते हैं कि जब भैंस चोरी हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए पूरे पुलिस महकमे को लगा दिया जाए। ठीक है आकाश सक्सेना जी, आपको रोकना चाहूंगी। अनुराग जी, अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आकाश सक्सेना जी, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि कैसे विस्थापित लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आकर रह रहे हैं। पलायन का जो दर्द है वो किस तरह उन्होंने झेला है, तो आपको लगता है कि उसका जवाब अब आप पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र करके ही भरपाई कर पाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। मैं बताऊं आपको, उनको सारा दिन पाकिस्तान, जिन्ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सियासी दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 नहीं है। मंत्री तक पाकिस्तान वालों के साथ देना है, टिकट दे रहे हैं वो भूमाफिया को, यही करते रहते। जिसने भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया, सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया, यतीम खाने की जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया, उस आदम खां को तुमने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी भूमाफियाओं के साथ, दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। ऐसे दंगाई, अपराधी और भूमाफिया और आजम खां जैसे चोर जिन्होंने बकरी चोरी करवाई, किताब चोरी करने का आरोप है, जमीन हड़पने का आरोप है, गरीब विधवा की जमीन लेने का आरोप है, यतीम खाने के बर्तन से उठा के ले गए, लाइब्रेरी की किताबें तक उठा के ले गए। सिंचाई विभाग की अपनी बात रखिए आप दोनों, किसानों को एक एक करके अपनी बात रखिए दोनों, मंत्री बनाया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है, एक करके अपनी बात रखिए। जो कहते थे आलोक अवस्थी जी, एक मिनट आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी कर लें। आलोक अवस्थी जी, आपके पास लौटेंगे, काउंटर करने का मौका मिलेगा। अनुराग भदौरिया जी, अपनी बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड। अरे बकरी चोरों समर्थक चुप हो जाओ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। अरे समर्थक, देशद्रोही चुप हो जाओ। ये देशद्रोही, अरे बकरी चोरों बैठा है, देख लो। बकरी चोरी करने शर्म नहीं आई, बकरी चोरी करने चले गए आजादी के आंदोलन में यार। हम कोई बड़ी चीज चुराने का मानते थे, हमारे सारे पार्टी के समर्थक हमारे बकरी चोरी कर रहे हैं, किताब चोरी कर रहे हैं, जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, कब्रिस्तान जहाँ पे वो मुर्दे के दफन होते हैं उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये किस तरह का झगड़ा कर रहे हैं आप? ये किस तरह का चौराहे का झगड़ा बना लिया आपने इसको? यहाँ इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप दोनों? अनुराग भदौरिया जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आलोक अवस्थी जी के पास जाऊंगी उनके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। आलोक अवस्थी जी, देखिए अनुराग भदौरिया भौंकला गए हैं क्योंकि आजम खान को उन्होंने टिकट दिया है और उनके बेटे को टिकट दिया जिसने फर्जी मार्कशीट लगाई थी। उनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया, विधायकी चली गई। आजम खान आज भी बकरी चोरी के आरोप में अंदर बंद है। आजम खान आज भी किताब चोरी के आरोप में बंद है। आजम खान आज भी जमीन कब्जा करने के आरोप में बंद है। आजम खान फर्जी मुकदमा चलवाने के आरोप में बंद है। पुलिस का सहारा लेकर के गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे। ये आजम खान इनके रोल मॉडल है। इनके रोल मॉडल अतीक अहमद है, इनके रोल मॉडल मुख्तार अंसारी है, इनके रोल मॉडल नाहिद हसन है, इनके रोल मॉडल आतंकवादी और जो दंगाई है जिनका तुष्टीकरण करते थे। और उत्तर प्रदेश जनता दोबारा मौका नहीं देगी दंगाइयों को, दोबारा मौका नहीं देगी अपराधियों को, दोबारा मौका नहीं देगी आतंकवादियों को। ठीक है, यहाँ बात सिर्फ किसी आजम खान की नहीं है, अब्दुल्ला आजम की नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क की नहीं है और ना ही केवल नाहिद हसन की है। बात यहाँ पाकिस्तान की है। बात यहाँ पाकिस्तान की है, उस देश की है जिसने समय समय पर भारत को चोट पहुंचाई है, भारत के साथ धोखेबाजी की है, यहाँ के हजारों लाखों नागरिकों की जान ली है। और उस देश के लिए यह कहना, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कि वो हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, वो तो सियासत के लिए बीच में लाया जाता है। आप सभी लोगों का चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर भी लोगों से सवाल पूछा था कि क्या चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री ध्रुवीकरण की कोशिश है। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है, उसने लिखा है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तोड़ने की कई बार कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के खासम खास हैं, उनकी विचारधारा पाकिस्तान से मिलती है, जिन्हें पाकिस्तान पसंद है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। एक यूजर के ये स्वतंत्र विचार है। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।